हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। तो आज का ये क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा और ये एक डिमांडेबल क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए जो इस बार एग्जाम में आए, उन्हीं क्वेश्चन को बताइए। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसमें हम 12th केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में पूछ जाते हैं। ऐसा सुनहरा मौका और ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो बार बार देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पूरा मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा, बस इतना पढ़ लो भैया, काम खत्म। लेकिन इसका एक पार्टिकुलर चैप्टर है। आज हम चैप्टर 10 जो जैव अणु है, इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। और आपको पता भी है कि इस चैप्टर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्यों छोड़े हम, चलिए पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी सी डिमांड है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो जैव अणु का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। ये 2 नंबर में आता है भाई, तो बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं लिखना होगा, अभी स्टार्टिंग है। आगे आगे मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। मतलब एमिनो अम्ल और प्रोटीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले एमिनो अम्ल को जान लीजिए, व्हाट इज एमिनो एसिड्स। देखो वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब COOH, देखो ये कार्बोक्सिलिक समूह ही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम एमिनो अम्ल बोलते हैं। सिंपल सा है, याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि ऐसे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह या एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं। बस हो गया। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन तो हम लोग डेली भाई कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन देखो, हम दूध पीते हैं उसमें प्रोटीन, दाल यूज करते हैं उसमें प्रोटीन। ठीक है, हर एक चीज में प्रोटीन है। देखो प्रोटीन क्या होता है, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या एक समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अभी हम 2 नंबर वाले ही देखेंगे, इसके बाद 3, 4, 5। क्यों टेंशन ले रहे हो, सर जी हैं आपके, कौन शुभम सर, मैं अर्थात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए हम चावल खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मत खाया कीजिए ज्यादा, नहीं तो फैटी हो जाएंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। मतलब इसका सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं, कहो तो बताऊं। देखो लिख दो, वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इतना सा लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सा तो है। ऐसे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु दे वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब मोनोसैकेराइड से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, 2 नंबर में इतना ही लिखना पड़ेगा रे बाबा। देखो मॉलिस परीक्षण क्या है, व्हाट इज मॉलिस टेस्ट। देखो ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, ये भी क्वेश्चन आता है। मॉलिस परीक्षण किसके लिए होता है, लिखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, तो आपको बताना होगा। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच बैगनी रंग का वलय बनता है। देखो भाई इसको याद करना होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि यही बता दूं भाई आपके दिमाग में घुस जाए। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, आपने नोटिस किया होगा टॉपिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ने से नहीं समझ में आती, उसको याद करना पड़ता है। कब याद करोगे, सुबह उठकर। ठीक है,
तो शाम को अगर बहुत देर तक जागते हो दैट्स नॉट गुड हैबिट, मतलब आप 10-11 बजे तक जागिए, सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि सुबह जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आपके माइंड में डायरेक्टली जाता है। सुबह का माहौल बिल्कुल शांत होता है। लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि उनको शांति मिले, और सुबह का मौसम वही होता है। तो मॉरिस परीक्षण क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। इसमें होता क्या है, विधि देखो। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिली अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालते हैं, तो 2 द्रवों के बीच बैगनी रंग का वलय बनता है। तो यही है भैया मॉलिस परीक्षण। इसको भाई समझना होगा, कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा, बस ऐसे लिख देना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर का। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता क्या है? मतलब व्हाट द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है और हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर इसकी उपयोगिता क्या है, क्या यूजेस है भाई? तो इसमें क्या है देखो, मुख्य स्रोत प्रोटीन का दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि है। देखो मुख्य स्रोत क्या क्या है? दूध खाओगे तो भी प्रोटीन मिलेगा, मतलब प्रोटीन स्रोत का मतलब होता है जिससे वो हमें प्राप्त हो। तो मुख्य स्रोत दूध है, अंडा है, जैसे शाकाहारी जो लोग हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन वो नहीं यूज करेंगे, वेजिटेरियन जो है, सॉरी वेजिटेरियन बोलते हैं। तो दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि, ठीक है। जो शाकाहारी हैं वो दूध, दाल यूज कर सकते हैं, जो मांसाहारी हैं वो सारे के सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? मुख्य देखो, मुख्य तत्व क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि। इस प्रोटीन में मुख्य जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, सल्फर होते हैं, ठीक है। महत्व क्या है देखो, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। जो हमारे अंदर टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उसकी मरम्मत करता है, जैसे मिस्त्री हमारे घर को बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, वैसे ही, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक होता है, न्यू टिश्यूज का ये निर्माण भी करता है, जनरेट करता है, तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करता है। और जो पुराने टिश्यूज हैं उनकी जो टूट फूट होती है, कहीं दरार वरार होती है, उसको सही कर देता है। देखिए दरार नहीं, मतलब टूटी फूटी कोशिकाओं को भी ये पोषण करता है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है। भाई जितना ज्यादा प्रोटीन हम यूज करेंगे हमारे अंदर ऊर्जा उतनी ज्यादा रहेगी, सबको पता है। परंतु ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है, मतलब प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा इसमें नहीं होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती है। मतलब प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, ब्लड तो पता ही होगा, खून, ठीक है, लहू सुना होगा, तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती है, ठीक है। आगे देखिए, जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्ल में जल अपघटित हो जाते हैं। मतलब जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, उसके द्वारा एमिनो अम्ल में जल अपघटित हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन की प्रक्रियात्मक इकाई एमिनो अम्ल होते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं तथा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं तथा ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषण भी करते हैं। मतलब अपने बारे में प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पूरा बताया पूरा लिखे। और जो ये क्वेश्चन था ये 3 नंबर में आता है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो यू कांट मिस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 4 नंबर वाले पे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है भैया, ये 4 नंबर 3 नंबर दोनों में आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इस पर आपको टिप्पणी करना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है। देखो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम 2 प्रकार से करेंगे। देखो सबसे पहला प्रकार ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण, सबसे पहले हम ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण इसका करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन या अन्य मृदु ऑक्सीकरण कारक ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। मतलब ब्रोमीन जल और आयोडीन का क्षारीय विलयन के साथ अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग कहेंगे देखो ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये CHO, ठीक है, ये CHOH का 4, ठीक है, और CH2OH, ये है ग्लूकोज। देखिए चाहे आप उस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, सेम है। देखो कार्बन कितने हैं, 1
और 4 यहाँ, 4 1 5 1 6, C6H12 होगा। देखो H एक यहाँ और देखिए 2 यहाँ पे है, 2 का 4 से गुणा 8, 8 1 9 और 2 11 1 12, ठीक है। C6H12 होगा, O6 होगा। देखो O4 यहाँ पे 1 5 1 6, तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया। अब अगर हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा रिएक्शन समझना जरूरी है क्योंकि रिएक्शंस आपको देना पड़ता है। हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराना है? ब्रोमीन जल। तो Br2 हमने ले लिया ब्रोमीन और H2O, ये हमारा ब्रोमीन जल है। तो क्या होगा? देखो ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये जो CHO है ये वो जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा COOH। देखो एक O था, एक और जुड़ गया, COOH हो गया, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, बाकी ऐसे ही आपका रहेगा CHOH का 4 और CH2OH, बाकी से सॉरी यहाँ पे भी CH2OH हो जाएगा, ठीक है, CH2OH। ये ग्लूकोनिक एसिड है। तो इस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम ब्रोमीन जल द्वारा करते हैं। ये ग्लूकोज है, ठीक है, और ये है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड समूह जो CHO है इसका ही ऑक्सीकरण होता है। ये जो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो जब हम ब्रोमीन जल या आयोडीन का क्षारीय विलयन के साथ इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। सिर्फ यहाँ पे COOH हो जाएगा, ये वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। एक और विधि है इसका ऑक्सीकरण कराने का, उसको भी हम लोग बताएंगे, मतलब छोड़ेंगे किसी को नहीं भाई। दूसरा देखो, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण अगर हम लोग कराएंगे तो कैसे होगा, इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं अन्य प्रबल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को ग्लूकेसैकेरिक अम्ल या ग्लूकैरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब आप ग्लूकोज का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये क्या होगा, ग्लूकोज को ग्लूसैकेरिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज को लेते हैं CHO, ठीक है, CHOH का 4, वही फॉर्मूला CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। इसका हम लोग अब फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देखो ध्यान से समझना, ये ऑक्सीडेशन हम 3 ऑक्सीजन यहां पे लेंगे और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, भाई नाइट्रिक अम्ल के साथ हम करा रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, होगा तो यहाँ पे भी COOH ही होगा। देखो यहां से एक ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो COOH हो जाएगा, यहां से एक ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो ये भी COOH हो जाएगा। अभी देखना, देखो यहाँ पे हो गया COOH, ठीक है, और ये हमारा हो गया है CHOH का 4, ठीक है, और यहां पे आपका COOH हो जाएगा। देखो C हो गया और यहां से O और यहां से एक O जाएगा तो OO और H ले लेंगे, ठीक है। तो बचा क्या, यहां पे देखिए H2 बचा और यहां से 2 O निकल गया, एक यहां तो एक O बचा, तो हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, बस इतना सा। मतलब यहां पे एक O आ गया तो COOH हो गया, ठीक है। यहां पे H2 बाहर निकल गया और एक O यहां से आ गया तो COOH यहां पे भी हो गया, और यहां से H2 जो निकला और वो यहां पे H2O बन गया, बस यही है। तो इसका नाम है ग्लूकोज। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, मैं इसको वेरी इजी के कैटेगरी में रखता हूं। तो ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण हमने नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया तो हमारा बना ग्लूकोसैकेरिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। ये हो गया भैया हमारा, जब हम ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो ग्लूकोसैकेरिक अम्ल बनेगा, बस हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं, बस समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 4 नंबर में आते हैं भैया। डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों प्रकार का डिफरेंस लिखना है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम डीएनए और आरएनए में संरचनात्मक अंतर लिखेंगे, मतलब संरचना की दृष्टि से क्या अंतर इसमें होता है। देखो डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सीराइबोज होती है, मतलब इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में उपस्थित शर्करा डी राइबोज होती है, मतलब राइबोज शर्करा। दूसरा, डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं, मतलब डीएनए में साइटोसिन और थायमिन पाया जाएगा। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, मतलब थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, यूरेसिल उसके जगह पर पाया जाता है, पिरिमिडीन क्षारक के रूप में होते हैं। तीसरा,
अभी मैं आपको डीएनए और आरएनए का विस्तृत वो बताऊंगा, ठीक है, पूरा वर्गीकरण कैसे करना है। तीसरा, डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, मतलब इसमें डबल हेलिक्स संरचना होती है। आपने देखा होगा डबल हेलिक्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, तो उसको भी बताना मेरा काम है। देखो इस तरह से संरचना डीएनए की होती है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे आती है। तो ये डीएनए इस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है। आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। चौथा, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है। आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये छोटे होते हैं, इनका द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है, तो काफी ज्यादा छोटे हैं आरएनए डीएनए से, ठीक है। तो ये हो गया संरचनात्मक अंतर, मतलब इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैंने बताया। अब क्रियात्मक अंतर को समझते हैं। देखो क्रियात्मक अंतर क्या होगा, डीएनए आरएनए दोनों अलग अलग। फर्स्ट है, डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है, मतलब डीएनए में ऐसा गुण पाया जाता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए जनरेट हो सकता है, ये प्रतिकरण कहलाता है, ठीक है। आरएनए सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते। दूसरा, डीएनए आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, डीएनए जो है वो आनुवांशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना है, आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अब हम विस्तृत उत्तरीय पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। अभी हमने डीएनए और आरएनए का जिक्र किया, दोनों में डिफरेंस समझा, बट डीएनए आरएनए है क्या उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग जानते हैं, पूरा वर्गीकरण देखेंगे। देखो ये ऐसा आता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो हैं ये हमारे डीएनए और आरएनए ही होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, देखो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो ऐसे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनके नाभिकों में, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियो प्रोटीन एंड क्रोमोसोम्स के रूप में पाई जाती है। क्रोमोसोम का मतलब था गुणसूत्र। अब जो हमारा डीएनए और आरएनए है ये इसी का प्रकार है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल ही है वो। देखो नाम से ही पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसको बोलते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए, मतलब जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है उसी का टाइप है डीएनए और आरएनए, ठीक है। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं, ठीक है। तो इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अब डीएनए और आरएनए को थोड़ा समझ लेते हैं, इनका कार्य क्या है। देखो फर्स्ट, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है, मतलब आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को बोला गया है। अगर कोई पिता है और बच्चा है, पिताजी अपने बच्चे को या बच्चा अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम बता सकते हैं कि हाँ ये आप ही का बेटा है, झूठ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। मतलब डीएनए के द्वारा पहचान सकते हैं कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, अगर वो इनकार कर रहा है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। दूसरा देखो, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब आरएनए का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है, ठीक है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, मतलब आरएनए अणु मेनली प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। मतलब जो हमारे बायोलॉजी वाले छात्र हैं उनको तो पता होगा, और जो मैथ वाले हैं भैया थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपको क्वेश्चन ज्यादातर ध्यान देना। अब डीएनए का थोड़ा सा हम वर्गीकरण समझ लेते हैं। देखिए डीएनए में क्या क्या पाई जाती हैं, तीन चीजें पाई जाती है, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, लेकिन पूरा क्लासिफिकेशन आपको नहीं पता है, यही तो कमी है। देखो डीएनए में मेनली तीन चीजें पाई जाती हैं, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी
कार्बनिक क्षार। अब नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार, ये दोनों तो ऐसे रह गए, इनके और भी पार्ट हैं। देखो इसके दो पार्ट हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। मतलब नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में पाए जाते हैं। अब पिरिमिडिन के 4 पार्ट हैं। पिरिमिडिन में आपका एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। मतलब आपको सबसे पहले ये जानना है कि डीएनए जो होता है इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार के 2 पार्ट हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। अब पिरिमिडिन जो है इसमें 4 चीजें होती है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये हम डीएनए की बात करें। अभी जब आरएनए को लाएंगे तो थायमिन के जगह पर सिर्फ यूरेसिल चेंज रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आरएनए की बात करते हैं। आरएनए में 3 चीजें पाई जाती हैं, फास्फोरिक अम्ल पाई जाएगी, दोनों में, उसमें भी था। यहाँ पे राइबोज पाया जाएगा, राइबोज, वहां पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी, यहाँ पे राइबोज रहेगा। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार इसमें भी पाया जाएगा। इसके 2 पार्ट होंगे, प्यूरिन, पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन के 4 पार्ट होंगे, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। मतलब यहाँ पे थायमिन नहीं होगा आरएनए में। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। मतलब आरएनए में 3 चीजें, फास्फोरिक एसिड, राइबोज और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार के 2 पार्ट, प्यूरिन, पिरिमिडिन। इसके 4 पार्ट, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो इसको देखने के बाद एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सिर्फ डिफरेंस क्या ज्यादा होता है। एक तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज रहेगा, यहाँ पे राइबोज रहेगा। यहाँ पे पिरिमिडिन में आपका एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, मतलब थायमिन रहेगा। यहाँ पे पिरिमिडिन में एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन रहेगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पे आपका पूरा फिनिश होता है। ठीक है।